कक्षा में आपका स्वागत है, जहां हम स्पेनिश लैंग्वेज बोलना, पढ़ना, समझना सीखेंगे हिंदी भाषा में बात करते हुए। तो अब जो मेन टॉपिक था हम उसको स्टार्ट करते हैं। मेन टॉपिक था स्पेनिश भाषा के बारे में जो मोटी मोटी जानकारी है वो लेना, ताकि हम और प्रिपेयर्ड हो पाए स्पेनिश लैंग्वेज सीखने के लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं सबसे बेसिक चीज, वर्णमाला, या फिर हम बोल सकते हैं जो अल्फाबेट्स होते हैं लैंग्वेज में। तो जो स्पेनिश के अल्फाबेट्स होते हैं वो रोमन अल्फाबेट्स होते हैं। दैट मीन्स वो बहुत मिलते जुलते हैं इंग्लिश लैंग्वेज के अल्फाबेट से, और ये एक बहुत बड़ी एडवांटेज है क्योंकि एक बहुत बड़ा बूस्ट मिलता है जब आप लैंग्वेज सीखना शुरू करते हैं। तो आप देखते हैं कि सब कुछ बहुत मिलता जुलता है इंग्लिश लैंग्वेज से, जबकि चाइनीज, जापानीज और बहुत सारी लैंग्वेजेस में आपको जो है ABCD भी बिल्कुल शुरुआत से शुरू करना पड़ता है। तो लिखने के अलावा साउंड्स में भी बहुत सारी सिमिलैरिटीज हैं। आई नो कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, बट बहुत ज़्यादा एक्सेप्शंस नहीं है। सबसे बड़ा प्लस है वोवल्स इसके अंदर, क्योंकि इसके स्पेनिश लैंग्वेज में भी 5 ही वोवल्स होते हैं। इनको वोकालेस बोला जाता है। इसका मतलब AEIOU ही एग्जिस्ट करते हैं स्पेनिश में। और बोनस पॉइंट ये है कि इनकी जो साउंड है वो हिंदी के स्वरों से बिल्कुल मिलती है। तो एक एक करके देखें तो ए जो है इंग्लिश का वो स्पेनिश में होता है आ, हूबहू आ, आम की तरह। ओके। ई जो है अंग्रेजी का वो स्पेनिश में होता है ए, जो कि हमारा जो स्वर है ए बिल्कुल उसकी तरह है। जो अंग्रेजी का आई है स्पेनिश में उसे ई बोला जाता है, जो स्वर जो है हिंदी का ई बिल्कुल उसकी तरह है। ओ जो है उसे स्पेनिश में भी ओ बोला जाता है और वो हिंदी के स्वर ओ जैसा है। और यू जो है उसे स्पेनिश में ऊ बोला जाता है, और हमारे हिंदी भाषा में भी हमारे पास स्वर है जो है ऊ। तो अगर हमें हिंदी भाषा बोलनी आती है, उसके स्वरों में हमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, तो आ, ए, ई, ओ, ऊ ये बहुत सिंपल है। और यही रीज़न है कि अगर जिसे अंग्रेजी बोलनी आती है, उसे हिंदी भी आती है, उसे अगर बोला जाए कि आप स्पेनिश टेक्स्ट पढ़ के बताइए, तो आप हैरान हो जाएंगे कि 80% तक जो टेक्स्ट है आप सही पढ़ेंगे, क्योंकि उसके वोवल्स में किसी भी तरह की कंफ्यूजन नहीं है। इंग्लिश में क्या है कि TO2 है तो GO गो है, तो बहुत सारी एक्सेप्शंस है। स्पेनिश में आ, ए, ई, ओ, ऊ हमेशा ही ऐसा रहेगा, किसी भी तरह की कोई एक्सेप्शन नहीं होगी। जो अगली इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो है जेंडर ऑफ नाउन। अंग्रेजी भाषा में जो नाउन है उसका कभी जेंडर नहीं होता। जो नॉन लिविंग है जैसे टेबल, चेयर, उन सब का कभी भी मैस्कुलिन या फेमिनिन फॉर्म नहीं होता। पर क्योंकि हम हिंदी भाषी लोग हैं, हमें अच्छे से पता है कि संज्ञा का लिंग होता है। मतलब जैसे मैंने पेन पकड़ा है और मेज रखी है, तो हमें इस आइडिया का एक्चुअली पता है, और हमारे लिए बहुत ईजी हुआ इस चीज को एक्सेप्ट करना कि जो नाउन है, जो संज्ञा है, उसका जेंडर भी हो सकता है। लेकिन जो जेंडर्स हम हिंदी भाषा में चीजों को देते हैं, वो ही जेंडर स्पेनिश में एग्जैक्टली नहीं दिए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, घर जो है वो स्पेनिश में होता है कासा। ओके। तो जो कासा है वो हिंदी में तो मैस्कुलिन होता है घर, लेकिन स्पेनिश में वो फेमिनिन होता है, तो हम इसे बोलेंगे ला कासा। अब ये जो ला है ये आर्टिकल है। जैसे इंग्लिश लैंग्वेज में हमें द यूज करने की आदत होती है, द हाउस, तो स्पेनिश में ये एल और ला होता है, ला कासा। इसी तरह गाड़ी है वो होती है कोचे। तो हिंदी में हमें गाड़ी जो है हमें पता है कि वो स्त्रीलिंग है, लेकिन स्पेनिश में वो पुल्लिंग है, मैस्कुलिन है, तो इसीलिए वो एल कोचे है। अगला पॉइंट है एडजेक्टिव। अब जो एडजेक्टिव और नाउन का ऑर्डर है वो हिंदी और अंग्रेजी में सेम है, जैसे रेड हाउस या लाल घर, लेकिन स्पेनिश में वो उल्टा है। दैट मीन्स कासा रोखा, कासा हाउस, रोखा रेड, या कासा घर, रोखा लाल। इसी तरह अगर मैं बोलूं लाल गाड़ी, तो हमेशा विशेषण या एडजेक्टिव नाउन या संज्ञा से पहले आता है, लेकिन स्पेनिश में ये उल्टा होगा, कोचे रोखो। तो ये ऑर्डर जो है वो थोड़ा सा उलट पलट है, लेकिन ये बहुत बड़ा कोई मेजर पॉइंट नहीं है। अगला पॉइंट है कोग्नेट्स। कोग्नेट्स जो है वो बहुत ही हेल्पफुल रहते हैं इंग्लिश स्पीकर्स के लिए, क्योंकि 20,000 से भी ज़्यादा ऐसे शब्द हैं स्पेनिश भाषा में जो लिखने में और मीनिंग में एग्जैक्टली सेम है जैसे इंग्लिश लैंग्वेज में है।
जैसे कि डायरेक्टर इंग्लिश लैंग्वेज, ऐसे ही स्पेनिश लैंग्वेज में लिखा जाता है और इसे बोलते हैं डायरेक्टर, क्योंकि मैंने पहले ही बताया है कि जो स्वर है उनकी जो साउंड है वो बहुत सिंपल है, आई ई है, ओ है, तो ये होगा डायरेक्टर। उसके बाद अगला एग्जाम्पल है, जैसे आइडिया है इंग्लिश लैंग्वेज में, स्पेनिश में वो होगा इडेया। तो ऐसे 20,000 से भी ज्यादा शब्द हैं। उसके अलावा एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि बहुत सारे हिंदी वर्ड्स भी बहुत हद तक स्पेनिश वर्ड्स से मिलते हैं, तो बहुत सारी सिमिलैरिटीज देखने को मिलती हैं हिंदी और स्पेनिश वर्ड्स में भी। बट मेनली जो चीज हमें काम आती है वो है कॉग्निट्स, क्योंकि हमें बहुत सारे इंग्लिश वर्ड्स का ऑलरेडी पता है और बहुत बार जो वर्ड नया है हमारे लिए सुनने में, हमें वो ऑलरेडी पता होता है क्योंकि हम अंग्रेजी भाषा को भी समझते हैं। अगला जो पॉइंट है वो है किसी भी लैंग्वेज को एक्सप्रेस करने का तरीका। तो मतलब किसी फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए आप वर्ड टू वर्ड एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट नहीं कर सकते, क्योंकि जो सिस्टम है अपने भावनाओं को व्यक्त करने का वो हर लैंग्वेज में अलग होता है। एक एग्जाम्पल है, जैसे अगर मैं हिंदी में बोलती हूँ मैं 12 साल की हूँ, तो अगर हम उसको स्पेनिश में ट्रांसलेट करेंगे तो होगा यो टेंगो 12 años। अगर हम इसको वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करें हिंदी में तो इसका मतलब होगा मेरे पास 12 साल हैं। तो आप देख सकते हैं कि जिस तरह मैं हिंदी में बोलती हूँ मैं 12 साल की हूँ, या फिर मैं अंग्रेजी में भी लगभग ऐसे ही बोलती हूँ, आई एम 12 years old। स्पेनिश में ऐसा नहीं है, स्पेनिश में ये कुछ ऐसा है कि मेरे पास 12 साल है। तो कभी भी कोशिश मत कीजिए कि आप कंप्लीटली एक लैंग्वेज पे डिपेंडेंट हो जाएं दूसरी लैंग्वेज को सीखने के लिए, ये बिल्कुल गलत तरीका है। आप इनिशियली सहारा ले सकते हैं एक लैंग्वेज का, लेकिन ये दिमाग में हमेशा रखिए कि कंप्लीट वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है ऑर्डर ऑफ पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। ये जो है इंग्लिश और स्पेनिश का कनेक्शन है। जैसे कि मैंने बोला, आप एक लैंग्वेज का सहारा ले सकते हैं इनिशियली दूसरी लैंग्वेज को समझने के लिए, ये चीज वही है। तो यहाँ मैं बोलना चाहूंगी कि जैसे स्पेनिश इंग्लिश लैंग्वेज में सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये तीनों चीजें लगभग इसी ऑर्डर में पाई जाती हैं एक नॉर्मल सेंटेंस में। बहुत तरह के सेंटेंसेस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई ईट ऑरेंज, तो हमारे पास सब्जेक्ट है आई ईट, वर्ब ऑरेंज ऑब्जेक्ट। स्पेनिश में भी यही ऑर्डर होता है, आई यो ईट कोमो ऑरेंज नारंगा, यो कोमो नारंगा। तो जो ऑर्डर है ना सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट वो है लगभग जो है सेम रहता है। तो इनिशियली एक सेंटेंस की फंक्शनिंग को समझने के लिए आप थोड़ा बहुत अंग्रेजी का सहारा ले सकते हैं। हालांकि जैसे मैंने पहले ही बोला, एडजेक्टिव जो है वो नाउन से पहले लगता है, तो कुछ एक्सेप्शंस हैं, लेकिन ये एक अच्छा आइडिया होगा कि आप इनिशियल लेवल्स में थोड़ा सा रेफरेंस अंग्रेजी भाषा को रखें। लास्ट जो है वो वर्ब है। अगर आपने संस्कृत भाषा पढ़ी है तो आपको अच्छे से पता होगा कि किस तरह से क्रिया बदलती है संस्कृत भाषा में, किस तरह से सब्जेक्ट के साथ या पर्सन के साथ हमारी क्रिया एकदम से बदल जाती है। तो अगर आपने संस्कृत पढ़ी है, इसको समझना आपके लिए आसान होगा। नहीं पढ़ी तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आइडिया ये है कि जो स्पेनिश लैंग्वेज है उसमें शायद वर्ब को समझना ही सबसे बड़ा चैलेंज है। इसमें सब्जेक्ट के साथ या पर्सन के साथ वर्ब बदलती है। जैसे मैं बोलूं मैं खाती हूं, स्पेनिश में होगा yo मैं como, yo como। हम खाते हैं nosotros, हम comemos। तो जो हिंदी में खाता खाते हल्के फुल्के बदलाव होते हैं वो स्पेनिश में अक्सर बहुत बड़े होते हैं। मेरे साथ como आया अगर मैं खाती हूँ, हमारे साथ comemos आया अगर हम खाते हैं। तो ये भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल या फिर जैसे जो टेंसेस होते हैं नॉर्मली उनके साथ ये बदलता रहता है। और इस सिस्टम को समझना शायद सबसे चैलेंजिंग टास्क है। लेकिन जब हम यूजुअली स्पेनिश लैंग्वेज में कॉन्वर्सेशन सुनना शुरू करते हैं, स्पेनिश पॉडकास्ट सुनते हैं या फिर स्पेनिश म्यूजिक सुनते हैं, लैंग्वेज को फॉलो करते हैं, तो धीरे धीरे जो पैटर्न है वो हमें समझ आने लग जाता है। क्योंकि डेफिनेटली 80 to 85% रूल्स ही हैं जो इस चीज को कंट्रोल करते हैं। बहुत सी एक्सेप्शंस भी हैं, लेकिन वो इतना मुश्किल नहीं है कि आप सीख ना पाए।
तो इस चीज़ को समाप्त करके मैं आपको यही बोल सकती हूँ कि स्पेनिश लैंग्वेज को सीखना एक बहुत अच्छा आइडिया है। अगर आप सीखना चाहते हैं तो ज़रूर सीखिए। एक बहुत कल्चरली रिच लैंग्वेज है और बहुत इंटरेस्टिंग लैंग्वेज है। और नेक्स्ट वीडियो से मैं अपनी जो प्रॉपर क्लासेस हैं वो स्टार्ट करने वाली हूँ। हम अल्फ़ाबेट से स्टार्ट करेंगे और स्टेप बाय स्टेप उसी ऑर्डर में स्पेनिश सीखेंगे जिस तरह हम एक नॉर्मल क्लास में सीखते हैं। सो नेक्स्ट टाइम तक कीप स्टडिंग स्पेनिश एंड थैंक यू।